कहां पर थे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2.3 पॉइंट हो गया था यहां तक, यानी पिछले क्लास में यहां तक हो गया था। खिड़की खिड़की थोड़ा खड़ा, हल्का खड़ा कर दो तो पर्दा खींचो उसको, बस उतना ही, बस उतना ही पे वो भी कर दो। हाँ, 1 घंटा मत आओ, क्लास मेरा खत्म होगा, बात करना है तो। हाँ तो 1 घंटा मत आओ, तुम आओ 11 साढ़े 11 में। तो यहां पर जो है, यहां पे ध्यान दो सर, 3 पॉइंट चार्ज का हो गया था जहां पहले से फील्ड मौजूद नहीं था ना। अब हम लोग देखेंगे 2.4 सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जहां पहले से क्या मौजूद है, फील्ड मौजूद है। ठीक है, यानी टॉपिक इसमें आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of 2-point charge when placed in an external electric field, external electric field। ठीक है, यानी पहले से यहां पर फील्ड मौजूद है, पहले से क्या है, पहले से फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है। ठीक है, संडे 8 बजे टेस्ट है, पता है ना, संडे को, संडे को 8 बजे से टेस्ट शुरू होगा। देखो मान लो पहले से कहीं पर एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, इस चार्ज बॉडी के कारण यहां आसपास एक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मान लो दो चार्ज इंफिनिटी पे हैं, Q1 Q2, इनको ले जाकर के यहां पर फील्ड, इसमें दो पॉइंट है जहां पर प्लेस करना है। मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यहां पर दोनों चार्ज को लेके ला के रखना है, तो यहां दोनों को ला करके रखेंगे तो कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितने तरीके, कितना होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो देखो पहले से ये फील्ड है यहाँ पर, पहले से, तो पहले से फील्ड है तो इस पॉइंट पर ला करके तुम कोई चार्ज रखोगे तो पहले से यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज तो है, किसके कारण, इसके कारण, पहले से जो फील्ड मौजूद है उसके कारण से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना, वोल्टेज। तो मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पर वोल्टेज V1 है, इस पॉइंट पर वोल्टेज V2 है। तो जब किसी चार्ज Q1 को लेके तुम यहां पर आओगे तो V1 वोल्टेज यहां पर है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में। तो जब Q1 को लेके आओगे तो वर्क डन होगा V1 Q1, कितना होगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे चार्ज Q2 नहीं ना है, इस चार्ज के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं होगा, है ये नहीं, तो सिर्फ V1 Q1 होगा। तो यहां पर लेट कर लो, पहला चार्ज ला करके यहाँ पे Q1 रखोगे तो यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग टोटल वर्क डन निकाल देंगे भैया। दो चार्ज को यहाँ पर फिक्स करने में जो वर्क डन टोटल करना पड़ेगा अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड, अगेंस्ट ईच अदर, ईच अदर का मतलब ये इसके खिलाफ होगा, ये तो पहले आया था तो ये है ही नहीं। ठीक है, टोटल वर्क डन निकाल देंगे, वही टोटल वर्क डन उसमें एनर्जी के तौर पर स्टोर होगा।
वर्क डन में एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो बस, तो पहला चार्ज लाने में, Q1 को यहां से यहां तक लाने में वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज Q1, तो ये हो जाएगा W1 इजकल टू होगा V1 Q1, V1 Q1 क्यों, W इजकल टू VQ, फॉर्मूला से V इजकल टू W बाई Q, तो V इजकल टू W इजकल टू VQ। अब है Q2 को जब यहां लेकर के आएंगे, तो Q2 को लेके आएंगे तो एक वर्क तो इस फील्ड के कारण होगा, यहां पर वोल्टेज V2 है, एक वर्क होगा V2 Q2, और एक वर्क होगा इसके अगेंस्ट में, चार्ज Q1 है इसके अगेंस्ट में, हाँ कि ना। तो यहां पर हो जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज Q2, ठीक। तो W2 एक हो जाएगा V2 Q2 प्लस इसके अगेंस्ट में K Q1 Q2 बाई, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस ले लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस R ले लो, तो इसके अगेंस्ट होगा वर्क K Q1 Q2 बाई R, ये हो गया 2, एक वर्क इतना हुआ दूसरा इतना हुआ, दोनों जुड़ेंगे टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। नाउ टोटल वर्क डन W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2, तो W हो जाएगा V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस K Q1 Q2 बाई R, ठीक। अब यही W9 एनर्जी में कन्वर्ट होगा। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन, यानी U इजकल टू W, U इजकल टू हो जाएगा V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस K Q1 Q2 बाई R, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, जो जब तुम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे। गर्मी है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी अब बढ़ेगा। तो गर्मी की छुट्टी कब चाहिए, लास्ट में 10 दिन, 10 तारीख से 20 तारीख तक कर दिया जाएगा, जून में कि मई में, मई तो खत्म हो रहा है, जून में वही 10 से 20, 10 दिन कर दिया जाएगा, मेन गर्मी उधर रहता है।
एजी मिशन तो एक, हाँ जून में। जल्दी करो सब इसमें। एग्जाम भी तो है सीबीएसई का, बोर्ड का, 10th क्लास। हाँ ना, जो इम्प्रूवमेंट चाहता है, चाहे चाहता है कि मेरा अच्छा नंबर आ जाए, चाहे फेल करने वाला हो, ना ही जून तक दे देगा। ज्यादा बच्चे थोड़े देंगे उसको, 15-20% बच्चे मुश्किल से देंगे, सारे बच्चे नहीं देंगे। अच्छा, हमको आज तक से न्यूज आया है। हो गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, टोटल यहां फिगर में ही तुम याद कर सकते हो कि जो सिस्टम है दो चार्ज का, जिसमें दो चार्ज हैं तुम्हारे Q1 और Q2, दो चार्ज हैं, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एक्सटर्नल फील्ड में रखे गए हैं। इसका टोटल एनर्जी होगा V1 Q1। V1 क्या है, जिस पॉइंट पे चार्ज रखा गया वहां पर वोल्टेज, V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस K Q1 Q2 बाई R, ये टोटल एनर्जी उसका हो जाएगा। फिगर में देख के याद करेंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। और यहां पर तुम लोगों को हम बोले थे कि ये टॉर्क बताने के लिए, टॉर्क ऑन अ डाइपोल बोले थे कि अलग से एक वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है, क्योंकि उससे शायद वो वीडियो में बना नहीं है शायद, जैसा तुम लोग बोल रहे थे, मुझे ध्यान भी नहीं है कि नहीं है। अभी फिलहाल जो है इसी वीडियो में हम बता दे रहे हैं कि एक डाइपोल पे जो है टॉर्क कितना लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, कंडीशन क्या है, फिर उसी फिगर से पोटेंशियल एनर्जी भी बतला देंगे। ये दोनों टॉपिक आज कवर कर दे रहे हैं, उसके बाद समय बचेगा तो देखा जाएगा मैथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल, हालांकि ये पहले चैप्टर का है, लेकिन आप लोगों की डिमांड है तो सेकंड चैप्टर में भी कोई दिक्कत नहीं, कभी भी पढ़ा जा सकता है। यहां पर होगा टॉर्क ऑन अ डाइपोल, torque on a dipole when placed in an uniform placed in uniform electric field region। यानी एक डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखें तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। देखो टॉर्क जो है, जैसे फोर्स किसी चीज को लीनियर मोशन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका शेप बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइज बदल देता है, कॉन्फ़िगरेशन बदल देता है फोर्स, उसी तरह से किसी चीज को रोटेशन में बनाए रखने के लिए, किसी चीज को रोटेट करने के लिए, लट्टू घूमता है बिना टॉर्क का नहीं घूमेगा। यहाँ पर एक फैन जितने भी घूम रहे हैं एक ही एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन समझ रहे हो, घूर्णन, बिना टॉर्क का पॉसिबल नहीं है। दरवाजा हम लोग खोलते हैं पकड़ करके तो वो भी क्या होता है, रोटेट होता है दरवाजा, वहां भी टॉर्क की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग उसी तरह से देखेंगे कि एक डाइपोल की यदि हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या कितना टॉर्क अप्लाई होगा उस पर। क्या हुआ सर है? मान लो यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब पैरेलल लाइन से दिखाते हैं हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड को, ठीक है। और मान लो कि ये डाइपोल है,
थोड़ा अच्छा बनाया जाए डाइपोल को। ये डाइपोल है, मान लो ये है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ये है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, कृपया बात ना करें। ये डाइपोल हो गया। सबसे पहले हम लोग देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, टॉपिक से छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये डाइपोल है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले मुझे ये बतलाओ, एक चार्ज क्यू को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। एक चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड ई में रखते हो तो कितना फोर्स लगेगा। देखो याद रखिएगा एक बात, इसको साइड में नोट कर लीजिएगा, सब छोटा छोटा चीज है। कहीं पर भी देखो, जैसे मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, हाँ, तो यदि तुम यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हो, कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। किधर लगेगा, यानी फोर्स इस पे लगेगा इधर। अब है सवाल कितना लगेगा, तो फॉर्मूला तुम लोग पढ़े नहीं हो, E इजकल टू एफ बटा क्यू होता है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो इस पर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, किधर की तरफ, ई के डायरेक्शन में। तो यहां पर कितना फोर्स लगेगा इस पे, प्लस Q इंटू ई लगेगा, ये हो जाएगा F प्लस क्यू। यानी इस चार्ज पे फोर्स लगेगा F प्लस क्यू, का मतलब प्लस क्यू पर जो फोर्स लग रहा है इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस Q इंटू ई। ठीक है, अब कोई यदि तुम नेगेटिव चार्ज रखते हो, कौन सा चार्ज, तो याद रखना कि जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में तुम नेगेटिव चार्ज रखते हो ना, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगता है। कहां लगता है, उल्टा लगता है। तो यानी ई इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, F इक्वल टू इस पे लगेगा माइनस Q इंटू ई। ये साइड में नोट कर दीजिएगा। और कभी भी ये यहां पर हम जो बोल रहे हैं और फिगर जो बनाया जा रहा है, आप फिगर बना के जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा तो फायदा करेगा, कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू इन द डायरेक्शन ऑफ ई, नेगेटिव लगेगा अपोजिट टू ई। ये सब चीज लिखा जाता है, तब ना आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। यहां पर फोर्स किधर लगेगा, यहां पर जो फोर्स लगेगा F माइनस क्यू, वो लगेगा माइनस Q इंटू ई। क्लियर है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इस टॉर्क पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी यहां पर फोर्स ऑन प्लस क्यू, यानी F प्लस क्यू हो जाएगा प्लस Q इंटू ई। फिर फोर्स ऑन माइनस क्यू, F माइनस क्यू हो जाएगा माइनस Q इंटू ई। ठीक है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा,
यानी एफ नेट जो होगा ये हो जाएगा एफ प्लस क्यू प्लस एफ माइनस क्यू, यानी प्लस क्यू इंटू ई प्लस माइनस क्यू इंटू ई, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कट जाएंगे, यहां पे आ जाएगा 0। मतलब यहां पर मतलब ये है कि यदि एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखते हो, कहां पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखते हो, तो उस पर नेट फोर्स जो है वो 0 लगेगा। ये भी ध्यान देना है, यदि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहां फील्ड की वैल्यू कुछ और है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है, उस कंडीशन में टॉर्क पर लगने वाला फोर्स 0 नहीं होगा। यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे और दोनों पॉइंट पर फील्ड सेम है, तो नेट फोर्स इस पर जो है 0 हो जाएगा। यानी इस पर नेट फोर्स 0 होने का क्या क्या मतलब है, नेट फोर्स 0 हो गया तो इस पर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि F बराबर m इंटू एफ इजकल टू एम इंटू ए होता है ना, कि नहीं होता है, तो F बराबर m इंटू ए होता है? तो जैसे यहां पर देख लो, एफ नेट 0 है, एफ इजकल टू होता है वेक्टर एम इंटू वेक्टर ए 0, एम इधर का 0, यानी बॉडी पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। बॉडी में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। या तो बॉडी रुका हुआ है, या बॉडी एक ही वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका सेम स्पीड सेम डायरेक्शन से चेंज नहीं हो रहा है, वो चला जा रहा है। तो ये सब देखिए, ये सब टेक्निकल चीज है, याद रखना होता है, उसको याद कर लिया जाता है। ठीक है, हो गया। अब देखो फोर्स, नेट फोर्स तो 0 हो जाता है, बाद में भी हो सकता है। नेट फोर्स तो 0 हो गया, ये पेन है मान लो मेरे हाथ में, इस पेन पर और इस पेन पर एक फोर्स हम इधर लगाएं और एक फोर्स इधर लगाएं, दोनों फोर्स एक ही लाइन पर है कि नहीं है, ये बताओ। दोनों फोर्स एक ही लाइन पर है, और एक ही ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींच रहे हैं, तो दोनों फोर्स एक ही लाइन पर है, और दोनों फोर्स बराबर हो जाए, इस पर नेट फोर्स 0, तो बॉडी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना ही रोटेट करेगा, ना ही रोटेशन होगा, और ना ही इसमें एक्सेलरेशन होगा। लेकिन यहां देखना, ये दोनों फोर्स एक ही लाइन पर है, इस ऑब्जेक्ट पर तुम इसको हम इधर की तरफ खींचे, इसको इधर की तरफ खींचे, तो ये फट से रोटेट कर जाएगा, नहीं करेगा, इसमें रोटेशन हो जाएगा, घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, ये गया लग रहा है, बच गया। तो यहां पर क्या होगा, इसमें रोटेशन होगा, क्योंकि दो बराबर फोर्स लग रहे हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पर, ध्यान देना, एक छोटा सा कंसेप्ट है, 11th क्लास का बता रहे हैं, दो बराबर फोर्स, दो बोतल का ढक्कन खोलते हो, तो बोतल का ढक्कन जब हम लोग खोलेंगे, यहां पर इधर फोर्स लगाते हैं, यहां पर इधर लगाते हैं, चाहे कसेंगे तो, ऐसे खोलेंगे तो इधर फोर्स यहां पर इधर लगेगा और यहां पर इधर लगेगा, इधर इधर, ये क्या करता है, एक टॉर्क बनाता, पैदा करता है यहाँ पर। और दो बराबर फोर्स, दो इक्वल फोर्स,
जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, लाइन ऑफ एक्शन अलग है कि मतलब एक ही लाइन पर नहीं लग रहे हैं, अलग अलग लाइन पे लग रहे हैं, और उनका बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है, तो ये दोनों फोर्स को बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? कपल। और ये टॉर्क क्रिएट करते हैं। टॉर्क मतलब किसी चीज को रोटेट करने के लिए जो जरूरी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए टॉर्क, उसको पैदा करते हैं। तो मान लो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पे टॉर्क जो होगा, यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो होगा दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो और उसके बीच का जो परपेंडिकुलर दूरी है वो ले लो। साइड में नोट करो कहीं पर इसको। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर कहीं पर भी दो बराबर फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो, उसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है और उनके बीच का परपेंडिकुलर दूरी पता है, तो आप टॉर्क निकाल सकते हैं, वो जो कपल है कितना टॉर्क अप्लाई करेंगे। और निकालने का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक फोर्स ले लिया जाता है और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर दूरी है वो लिया जाता है, कोई भी दूरी नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आइए यहां पर हम लोग टॉर्क निकालते हैं। तो देखो यहां पर भी, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है Q इंटू ई है, दूसरा माइनस Q इंटू ई है, फोर्स तो बराबर है, लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है, एक ही डाइपोल पर लग भी रहे हैं, तो उसको घुमाएंगे, ये घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे? नॉर्मल सी बात है, उसको घुमाएंगे, और घुमाएंगे तो टॉर्क लगेगा। आइए देखते हैं कितना टॉर्क लगेगा। यहां पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे, इसको यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना दोनों के बीच का। तो मान लो कि यहां पर थीटा एंगल बन रहा है, और ये थीटा एंगल जो है, देखिए पी का डायरेक्शन किधर होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इधर होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन होगा इधर, है ना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन होगा इधर, है कि नहीं है? और दोनों के बीच का यहां पर एंगल आपको कितना दिख रहा है? क्लियर? ठीक है, ये लेंथ ऑफ डाइपोल मान लीजिए 2a है, कितना है? तो ये 2a है, तो और ये 90 डिग्री है, ये 2a है, हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2a साइन थीटा लिखेंगे। हम दिखा दे रहे हैं, देखिए ये 2a है और ये थीटा है, हमको पता करना है हाई कितना है। ठीक, तो हम साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ये उधर जाके गुना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर इजकल टू 2a साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? ये ध्यान रखिएगा, ऐसा छोटा छोटा चीज है, दिमाग में ध्यान रखा जाता है इसको। क्लियर? अब देखिए दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2a साइन थीटा, याद रखिएगा। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा याद रखना है क्या है, छोटी छोटी चीजों को आप याद नहीं रखेंगे तो वहीं पर गलती होती है। थीटा आपको याद रखना है, थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E और डाइपोल मोमेंट P, E और P के बीच का एंगल है। तो यहां पर टॉर्क ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑन
द डाइपोल, क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई एक फोर्स, फॉर्मूला बताया ना, यानी Q इंटू ई और दोनों के बीच की दूरी 2a साइन थीटा, यस और नो, अभी ना बताए थे, दोनों में से कोई एक फोर्स, तो दोनों में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, Q इंटू ई चाहे Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड साइन नहीं लेंगे, और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा लिख देंगे। अब देखो, तो टॉर्क ऑन डाइपोल हो जाएगा, ध्यान देना, Q के साथ 2a रख दो और यहां पर E साइन थीटा कर दो, Q इंटू 2a हो जाएगा P इंटू ई साइन थीटा, तो टॉर्क इजकल टू हो जाता है P इंटू ई साइन थीटा। इसको तुम वेक्टर के रूप में लिखोगे, किसके रूप में, वेक्टर के रूप में, तो ये हो जाता है टॉर्क इजकल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। नोट कीजिए इसको, फिर स्पेशल केस हम लोग देखते हैं कि कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब टॉर्क मिनिमम होगा, कब टॉर्क जीरो होगा। यही फॉर्मूला है टॉर्क ऑन डाइपोल। यदि एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है, P और E के बीच का एंगल थीटा है, तो टॉर्क उस पे जो लगेगा वो होगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा। हो गया, क्या मुस्कुरा रहा है, लग रहा है पूजा वूजा कर क्या है। हो गया, इतना स्लो लिखते हो तुम लोग भैया। अब यहां पर स्पेशल केस हम लोग देखेंगे, बस स्पेशल केस इन थीटा पे, थीटा जीरो होगा तो क्या होगा, 90 होगा क्या होगा, यही कहानी चली गई। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, उसमें कुछ स्पेशल केस है, उसके बाद मामला फिट हो जाएगा हम लोगों का। क्लियर। अब यहां पर स्पेशल केस में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर ये जो टॉर्क का फॉर्मूला दिया हुआ है, टॉ टॉ इजकल टू पी साइन थीटा, इसको लेंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टॉ इजकल टू है पी इंटू ई साइन थीटा, है ना। अब इसमें स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में पहला, पहला वाला स्पेशल केस में, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा जीरो होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। थीटा जीरो होने का मतलब है कि ये एक ही डायरेक्शन में हो, उस कंडीशन में टॉ हो जाएगा P इंटू ई साइन 0 डिग्री, यानी टॉर्क, टॉर्क हो जाएगा P इंटू ई साइन 0 होता है, टॉर्क 0 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो जाए। सर सब निकालो, कल मत कीजिए, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ओटीजी से कनेक्टेड, उसको निकाल कर कीजिए, घबरा जाएगा मामला। हाँ वो ठीक है, वो चल रहा है, ऊपर वाला बड़ा वाला मत निकालिएगा। ठीक है,
टॉर्क जीरो होगा इस कंडीशन में। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पी एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाए, उस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, टॉर्क हो जाएगा P इंटू ई, टॉर्क P इंटू ई होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में टॉर्क आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम का कंडीशन याद रखिएगा कि डाइपोल पर टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो, उस कंडीशन में क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा। अब होगा वेन थीटा 180, का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस डायरेक्शन में हो तो डाइपोल मोमेंट ठीक उसका उल्टा, P इंटू ई साइन 180 डिग्री, तो इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ई साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, टॉर्क हो गया 0। यानी ये दो कंडीशन में टॉर्क 0 होगा, है ना? 90 पर मैक्सिमम होगा, बाकी एंगल पर इसका वैल्यू अपना कुछ ना कुछ होगा। 0 से 180 के बीच में 0 180 पे 0, 90 पे मैक्सिमम, बाकी जो एंगल बच जाएंगे उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, ये स्पेशल केस में यही होता है। मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, जीरो क्या है। हो गया? बाबू इज राइटिंग एंड सोना इज प्लेइंग। आकाश भैया लिखिए जल्दी जल्दी। तुमको बच्चे बाबू का बोलते हैं बे, आकाश को बाबू का बोलते हैं। हो गया? क्लियर? अब यहां पर क्या है, हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, किसकी पोटेंशियल एनर्जी? डाइपोल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। चलिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है और ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। अभी इस केस में हमने देखा ना, अब ये स्ट्रेट लाइन में तो मूव करेगा नहीं, यदि स्थिर है तो रोटेट करेगा, इस पे टॉर्क लगेगा, रोटेट करेगा, तो रोटेशन के कारण जो वर्क होगा ना वही इसमें एनर्जी के तौर पर। तो यहां पर देखो, फिगर बनाने के बाद सीधा क्या लिखेंगे, टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क ऑन डाइपोल होगा P इंटू ई साइन थीटा। बोलो हाँ कि ना, होगा? अभी बताए, इसी वीडियो में बताए। और एक फायदा भी है कि दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर जो स्टूडेंट वीडियो देखेंगे वो पीछे कर लें, है कि नहीं? तो टॉर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा P साइन थीटा। अब देखना, टॉर्क के कारण चूंकि ये रोटेशन होगा, बहुत छोटे एंगल के लिए इसको रोटेट करेंगे हम। क्या करेंगे? बहुत छोटे एंगल के लिए रोटेट करेंगे, और बहुत छोटे एंगल के लिए जब रोटेट करेंगे तो बहुत छोटा सा वर्क होगा। तो वो छोटा सा वर्क निकालते हैं, ठीक है। लेट डी डब्ल्यू बी द वर्क डन टू rotate dipole with dw, बहुत छोटा वर्क, dw be the work done to rotate dipole with very small angle, very small angle d थीटा। तो dw जो होगा टॉर्क में d थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत छोटा रोटेशन तो बहुत छोटा वर्क। तो टॉर्क में जब एंगल से देखो, फोर्स में जब डिस्प्लेसमेंट से गुना करते हैं तो लीनियर मोशन में हम लोग वर्क निकालते हैं। रोटेशनल मोशन में वर्क निकालने के लिए टॉर्क में एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रोटेशनल मोशन में वर्क आता है। समझ रहे हो बात को? ये मतलब एक याद करने का अपना एक तरीका है, तुम याद कर सकते हो। यहां पर याद रखना डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ डी थीटा, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो इस डाइपोल को हम लोग रोटेट करते हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री, 60 डिग्री से 120 डिग्री, यानी कुछ एंगल से कुछ एंगल तक। हाँ, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क में डी थीटा यानी बहुत छोटे एंगल से मल्टीप्लाई किया है तो वर्क भी बहुत छोटा होगा। अब इसको θ1 से θ2 हम घुमाएंगे, 30 से 60, 30 से 90, 60 से 120, किसी सर्टेन एंगल से सर्टेन एंगल तक जब इसको रोटेट करें, समझ रहे हो, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ टोटल वर्क डन to rotate dipole from angle θ1 to θ2। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू जब टोटल वर्क डन करेंगे यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा θ1 से θ2 तो डी थीटा इंटीग्रल θ1 से θ2। टॉ के जगह पे जानते हो क्या लिखेंगे, यहां देखो, टॉर्क के जगह पे लिखेंगे P साइन थीटा। टॉर्क के जगह पे क्या लिखेंगे, P साइन थीटा लिखेंगे। यहां लिखेंगे टॉर्क के जगह पर P इंटू ई साइन थीटा डी थीटा। W इक्वल टू, देखना P और E फिक्स वैल्यू है क्योंकि E यूनिफॉर्म है
और डाइपोल मोमेंट तो फिक्स ही रहेगा Q इंटू 2a, इसको बाहर कर लेंगे। इंटीग्रल θ1 से θ2 ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब देखना साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। कितना इंटीग्रल होता है? साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, तो W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ई माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पे, माइनस बाहर कर दो तो माइनस P इंटू ई, एक बार कॉस थीटा, चलो रहने दो, ये θ1 ये θ2, W इक्वल टू माइनस P इंटू ई कॉस θ2 कॉस θ1 है, ये हो जाएगा कॉस θ2 पहले, फिर माइनस कॉस θ1, यानी यही वर्क डन एनर्जी के होता है, कन्वर्ट होता है, सिंस U बराबर W, तो U बराबर हो जाएगा माइनस P इंटू ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, और यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है डाइपोल का। अब ये स्पेशल केस है इसका, हाँ, थीटा एक बार 0, एक बार 180, एक बार 90, इसमें आता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यदि मान लो शुरुआत 90 डिग्री से करें हम, θ1 90 कर दे, θ2 को थीटा लेट करें, 90 से कहीं पे ले जा रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा व्हेन θ1 को 90 डिग्री कर दो एंड θ2 को थीटा से शुरुआत करो, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाता है माइनस P इंटू ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, U इक्वल टू माइनस P इंटू ई कॉस थीटा माइनस 0 की कॉस 90 0 होता है, U हो जाएगा माइनस P इंटू ई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला ही इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा, मेन फॉर्मूला इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यदि इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखोगे तो U इक्वल टू हो जाएगा माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ये डॉट प्रोडक्ट के रूप में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसके बाद इसको लिखिएगा, ये है नॉर्मल फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल when placed in electric field E having dipole moment P where theta is the angle between P and E, then the potential energy of dipole will be minus P cos theta in scalar form, scalar product form, ठीक है। U इक्वल टू माइनस P डॉट E, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, उसके नेगेटिव के। चल रे भैया, अरे बाप रे बाप, कुछ एनर्जी खाया जाए। पढ़ो, कुछ निकाल कर देखते रहना चाहिए, तो बैठ के आराम से तुम लोग सो जाते हो। हो गया? शरीर में जान ही नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? तुम लोग का यही हाल है क्या?
आकाश तुम्हारा भी यही हाल है? ओ, इसका तो अकेले का मेरा नहीं टेंशन है, तुम्हारा भी यही हाल है? बट एनर्जी फील ही नहीं हो रहा है। मी ऑल्सो। आयुष ये बकरी है, हर मौसम में एक एक काम करता है। हो गया? कोई डाउट है इसमें पूछ लो, कहीं पर किसी को डाउट है तो। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं है? प्लीज डू नॉट टॉक, अदरवाइज। यहां देखो, एक डाइपोल है, डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो इस पे टॉर्क लगेगा, हमने देखा पिछले सेक्शन में, और इसी वीडियो में पहले जाकर देख लेना। तो कितना टॉर्क लगेगा? पी साइन थीटा। टॉर्क को बहुत छोटे एंगल से घुमाओगे, टॉर्क को बहुत छोटे एंगल से घुमाओगे तो बहुत छोटा वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू हो जाएगा टॉर्क में एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब मान लो कि इस डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 किसी एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाया जा रहा है। ये टॉर्क है, मान लो, इधर आ जाओ, ये डाइपोल है, ये मान लो 30 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है, 30 से 60 तक ले जाओ, 30 से 60, तो थीटा 1 हो गया 30, थीटा 2 हो गया 60। तो किसी पार्टिकुलर एंगल से पार्टिकुलर एंगल तक ले जाया गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा? थीटा 1 से थीटा, टोटल वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू। इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा 1 से थीटा 2, तो का वैल्यू रख देंगे पी साइन थीटा, जो कि हम लोग यहाँ पर लिए हुए हैं, और थीटा, पी साइन थीटा बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। जब इसका इंटीग्रल लिख देते हैं हम लोग तो यहाँ पर थीटा 1, यहाँ थीटा 2 लिखेंगे, माइनस को बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। एक बार थीटा की जगह पर थीटा 2 रखेंगे, फिर बीच में माइनस रखेंगे, फिर थीटा की जगह पर थीटा 1 रखेंगे, तो आ जाएगा डब्ल्यू, टोटल वर्क डन आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, तो यू बराबर इसके बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाता है जब किसी डाइपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल तक ले जाते हैं, रोटेट करते हैं, तो इतना टोटल वर्क डन होगा और इतना ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें स्पेशल करके थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। यदि शुरुआत हम 90 डिग्री से करें, मान के चले कि यहीं पर मैक्सिमम टॉर्क के कंडीशन पर है, वहां से रोटेट कर रहा है, तो थीटा 1 को 90 ले लें, या थीटा 2 को कोई दूसरा एंगल ले ले, थीटा ले ले, तो कॉस थीटा 1 को 90 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और थीटा 2 को थीटा रखेंगे तो कॉस थीटा, 0 वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। मैंने कहा कि यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा चलता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल की बात करेगा तो यही फॉर्मूला चलेगा, माइनस पी कॉस थीटा। अब चूंकि पी कॉस थीटा है तो इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, स्केलर वेक्टर, ठीक है। तो u इक्वल टू माइनस पी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कोई डाउट? नहीं नहीं, कोई डाउट? ओके, अब चलते हैं थोड़ा स्पेशल केस पर। स्पेशल केस में पहला केस देखो, u इक्वल टू कितना था? माइनस पी कॉस थीटा था, बोल जल्दी। अब देखो, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0, उस कंडीशन में u हो जाएगा माइनस पी इंटू ई कॉस 0। देखो, इस कंडीशन में एनर्जी नेगेटिव है, एनर्जी नेगेटिव और मिनिमम है, यानी इस कंडीशन में एनर्जी मिनिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा
डाइपोल का मिनिमम होगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का मिनिमम होगा तो इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि डाइपोल को थोड़ा सा छेड़ के छोड़ोगे, छेड़ के छोड़ना है, छेड़ के छोड़ोगे तो वापस अपने जगह को रीगेन कर लेगा, छेड़ोगे वापस अपने जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं दिस इज कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा यहां पर जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो थीटा कितना होगा, और जब थीटा 0 होगा तो कंडीशन क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एनर्जी इस कंडीशन में मिनिमम होता है डाइपोल का, है ना। सेकंड नंबर, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री u इक्वल टू माइनस पी इंटू ई कॉस 90, u इक्वल टू माइनस पी इंटू ई इंटू 0, u इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन ऑफ जीरो एनर्जी। दिस इज कंडीशन ऑफ जीरो एनर्जी। इस कंडीशन में डाइपोल में एनर्जी नहीं होगा, 0 होगा। अब आओ 180 पे, when theta is equal to 180 डिग्री, u is equal to माइनस पी इंटू ई कॉस 180 डिग्री, u इक्वल टू माइनस पी इंटू ई, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, u इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पी इंटू ई। देखो इस कंडीशन में एनर्जी इसका मैक्सिमम हो जाता है, इस कंडीशन में इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम एनर्जी होगा तो ये इक्विलिब्रियम में तो होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन स्टेबल नहीं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसको उस पोजीशन पर छेड़ोगे ना, थोड़ा सा इधर उधर करोगे, वापस उसी जगह पे वो आ जाएगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। लेकिन अनस्टेबल का कंडीशन जब है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है और थोड़ा सा छेड़ोगे तो वापस वो कहीं गिर उड़ जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, लेकिन वापस वहां पे नहीं जाएगा। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस पोजीशन पे तुम उसको छेड़ते हो तो वापस रीगेन नहीं कर पाएगा अपने पोजीशन को, वहां से हट जाएगा और मिनिमम की तलाश में रहेगा वो, कब मिनिमम मुझे मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं दिस इज कंडीशन ऑफ अनस्टेबल दिस इज कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम तो होगा लेकिन अनस्टेबल होगा, वहां छेड़ोगे तो फिर वापस वहां पे वो नहीं आ पाएगा, इसमें छेड़ोगे तो वापस अपने जगह पे आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। कोई दिक्कत? तो ये पोटेंशियल एनर्जी की कहानी है एक डाइपोल के लिए, एक डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की कहानी है। और इसमें हमने 3 टॉपिक को कवर किया, फिर आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे हम लोग, और चैप्टर बहुत जल्दी हम लोग खत्म भी कर देंगे। ठीक है, और क्या करना है, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं मस्त रहिए, खेलिए, कूदिए, पढ़िए, जो पॉजिटिव वर्क हो उसको कीजिए, जिसमें नेगेटिविटी आता हो वो सब काम ना करें, जिससे आपका फ्यूचर पे इंपैक्ट पड़ रहा है, किसी खराब असर पड़ रहा है, वो काम ना करें। बाकी खेलना कूदना सबसे जरूरी चीज है, खेलिए कूदिए पूरा, जितना फिजिकल वर्कआउट, मोबाइल गेम नहीं, इंडोर गेम नहीं, आउटडोर गेम खेलिए, नहीं तो छत पर रस्सी कूदिए, लेकिन वर्कआउट करना है, खेलना है, पढ़ना है, समय से उठिए, रूटीन, सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन हो जाए तो पढ़ाई हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो जरूर देखते रहिए।